टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। यह चैप्टर 3 का है। यह चैप्टर 3 है एनसीईआरटी में। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण, एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, और गुणों का आवर्तीकरण। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा जो इसके टॉपिक से ही रिलेटेड है। टॉपिक क्या है इसका? क्लासिफिकेशन। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, तत्वों का वर्गीकरण। तो क्वेश्चन यही उठता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, किसको कहते हैं, और इसको किस किस ने शुरुआती अटैम्प्ट लिया था। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसी पर हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है यहाँ, व्हाई वर एलिमेंट्स क्लासिफाइड? क्लासिफाइड क्यों किया गया था, यानी वर्गीकृत क्यों किया गया था तत्वों को। ठीक है, तो अब देखिए इसका आंसर क्या? ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट, तत्वों की संख्या बढ़ जाने पर। ठीक है ना, बढ़ जाने पर। ऑन इंक्रीजिंग कहने का मतलब बढ़ जाने पर। क्या बढ़ जाने पर? ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों की संख्या। तत्वों की संख्या बढ़ जाने पर स्टडी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनके गुणों का अध्ययन। स्टडी मतलब अध्ययन, देयर प्रॉपर्टीज उनके गुणों का। तो उनके गुणों का अध्ययन बिकेम डिफ़िकल्ट, कठिन हो गया। उनके गुणों का अध्ययन क्या हो गया? कठिन हो गया। किनके गुणों का? तत्वों का। कठिन हो गया। देयरफॉर, इसलिए, फॉर इजी स्टडी, आसान अध्ययन के लिए, आसान अध्ययन के लिए, आसान अध्ययन के लिए किसका? ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के गुणों का। तत्वों के गुणों के आसान अध्ययन के लिए एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड, तत्वों का वर्गीकरण किया गया। तत्वों का वर्गीकरण किया गया। तत्वों का वर्गीकरण किया गया। तो कोई भी चीज़ जब क्या होता है, संख्या में अधिक हो जाता है तो उसका इंडिविजुअल स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी हम शॉपकीपर की बात करते हैं, किसी दुकानदार की बात करते हैं, तो वो भी अपने दुकान में क्या करता है? रैक बना के रखता है। एक तरह का चीज़ जो है वह एक साइड, अगर किराने की दुकान की बात करें तो अगर उसमें जो है ना, अगर मस्टर्ड ऑयल की बात करते हैं, सरसों तेल की बात करते हैं, एक साथ वो एक जगह पर रखता है। चीनी एक तरफ रखता है, नमक एक तरफ रखता है। साबुन की बात करें तो वो सब एक तरफ, साबुन में भी अलग अलग वैरायटी, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग रखता है। तो इस तरह से क्या है ना कि उसको आसानी से, कि ताकि कोई भी जिन कस्टमर आए तो उसको आसानी से जो है ना वहाँ से दे सके। तो इसलिए वहाँ पर भी उसको क्या है, सामान ज़्यादा है उसके दुकान में, तो उसका स्टडी करना, उसके दिमाग में उस चीज़ को जो है रखना कहाँ पर क्या है, ये आसान हो जाता है क्लासीफाई करने से। तो उसी तरह से जब तत्वों की संख्या बढ़ गई, तो यहाँ पर भी उसका आसान अध्ययन करने के लिए, उसके गुणों का अध्ययन करना कठिन हो गया था, तो उसके आसान अध्ययन के लिए जो है उसे क्लासीफाई किया गया था। इसलिए है क्वेश्चन था कि व्हाई वर एलिमेंट्स क्लासिफाइड? तो ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों की संख्या बढ़ जाने पर, स्टडी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनके गुणों का अध्ययन बिकेम डिफिकल्ट, कठिन हो गया। देयरफॉर, इसलिए, फॉर इजी स्टडी, आसान अध्ययन के लिए किसका? ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के गुणों के आसान अध्ययन के लिए एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड, तत्वों का वर्गीकरण किया गया। अब है कि शुरुआती दिनों में जो ना ये वर्गीकरण करने का काम कौन कौन किए, किस किस नियम से जाना गया, यही चीज़। तो अर्लियर अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, तत्वों के वर्गीकरण का शुरुआती किसने किया? तो देखिए, तो पहला क्या है? प्रॉट्स हाइपोथेसिस। प्रॉट नाम के साइंटिस्ट यानी केमिस्ट ने इस चीज़ की शुरुआत की 1815 में। दूसरा है डोब्रेनर्स ट्राइड, डोब्रेनर का त्रिक नियम 1829 में। फिर न्यूलैंड्स का ऑक्टेव चाहे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स 1864 ईस्वी में, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। नेक्स्ट है लूथर मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। लूथर मेयर का एटॉमिक वॉल्यूम कर्व जो 1869 ईस्वी में यह भी दिया गया लूथर मेयर के द्वारा। इसके बाद है मेंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ का आवर्त सारणी 1869 में यह भी दिया गया। और इसके बाद से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1913 में मोस्ले के द्वारा दिया गया। तो यही सब है इसका जो है ना अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। अब एक एक करके देख लेते हैं। इसमें से मेनली तो हमें तो आज के समय में जो लेटेस्ट है वो है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल ने आधार दिया, बेस बनाया आज के पीरियोडिक टेबल का, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी बेस बनाया किसने? मेंडलीफ ने। बस ये था एटॉमिक मास पर, यानी कि मास नंबर पर डिपेंडेंट था, और ये जो है एटॉमिक नंबर पर डिपेंडेंट है। अब पहला जो है वो है प्रॉट्स हाइपोथेसिस, प्रॉट की संकल्पना, जो 1815 ईस्वी में प्रॉट ने दिया था। उन्होंने क्या कहा था इसके बारे में? तो देखिए, हाइड्रोजन एटम वाज कंसीडर्ड एज द फंडामेंटल यूनिट, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु जो है उसे मान लिया गया था। हाइड्रोजन परमाणु
हाइड्रोजन परमाणु वाज कंसिडर्ड, मान लिया गया था क्या, एज द फंडामेंटल यूनिट, मौलिक इकाई के रूप में, फंडामेंटल यूनिट यानी मौलिक इकाई के रूप में इसे मान लिया गया था, मौलिक इकाई के रूप में। फ्रॉम व्हिच, जिससे, मौलिक का मतलब क्या होता है, जिससे कोई चीज़ बना होता है उसी को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, ठीक है ना। जैसे ईंट जो बना हुआ है वह मिट्टी से बना हुआ था, मिट्टी उसका क्या हो जाएगा, मिट्टी का एक एक जो है ना कण जो हो जाएगा वो फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा। तो उसी तरह से कहा गया कि हाइड्रोजन एटम वाज कंसीडर्ड, हाइड्रोजन परमाणु मान लिया गया था एज द फंडामेंटल यूनिट, मौलिक इकाई के रूप में। फ्रॉम व्हिच, जिससे, ऑल अदर एटम्स, अन्य अन्य सभी परमाणु, जिससे अन्य सभी परमाणु वर मेड, बने हैं। उस समय की बात है इसलिए वर्ड लिखा गया है। तो अन्य सभी परमाणु बने हैं, ऐसा जो है प्रोट ने कहा था कि हाइड्रोजन परमाणु जो है वही मौलिक इकाई है जिससे अन्य सभी परमाणु बने हैं। दिस हाइपोथेसिस इज नोन एज, यही संकल्पना कहलाती है, जानी जाती है प्रोट्स हाइपोथेसिस के नाम से। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिटरी थ्योरी, इसे हम इकाई सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, चाहे एक सिद्धांत के नाम से, इकाई सिद्धांत या एक सिद्धांत के नाम से भी इसको जानते हैं।